जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भोजन के संबंध में अध्ययन किया, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों एवं उसकी कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझा, और आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की संरचना एवं उसकी कार्य प्रणाली। जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त जीव जंतु श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को त्यागते हैं, लेकिन यह पादपों में भी देखने को मिलता है। कुछ पादपों को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के जो पादप होते हैं वे भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को त्यागते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उस समय पादप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से ग्रहण करेंगे एवं O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस का परित्याग करेंगे। श्वसन क्रिया ऊर्जा प्राप्ति का माध्यम है। हम जो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं, यह ऑक्सीजन गैस अंत में जाकर के ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन गैस है अंत में जाकर के हमारे रुधिर में यानी हमारे ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड से होते हुए यह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है, और कोशिका को क्या प्राप्त होगी, इससे ऊर्जा। कोशिका को क्या प्राप्त होगी, श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा प्राप्त होगी। जब समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी तो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी, और इसी ऊर्जा से हमें कार्य करने की क्षमता मिलेगी और हम किसी भी प्रकार के कार्य को सही प्रकार से कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की संरचना एवं उसकी कार्य प्रणाली। ठीक है, श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। श्वसन तंत्र के भाग, ये प्रमुख भाग। सबसे पहला जो श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग है वह है ऊपरी श्वसन तंत्र। इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख अंग सम्मिलित हैं? सबसे पहला आएगा नासा गुहा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वह आपके मुख स्वयं द्वितीय श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। द्वितीय श्वसन अंग यानी दूसरा श्वसन अंग। और जो तीसरी चीज होती है वह है आपके ग्रसनी। यह भी श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। और फिर इसके बाद में आएगा आपके श्वास नली, स्वरयंत्र। स्वरयंत्र के बाद में आएगा आपकी श्वास नली। ठीक है, यहां तक तो ये आ गया आपकी ऊपरी श्वसन तंत्र। फिर इसके बाद में जो था वो था निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़ा, जिसे आप फुफ्फुस भी कहते हैं, और वायु कोश को सम्मिलित किया जा सकता है। निचले श्वसन तंत्र में फेफड़े एवं वायु कोश को सम्मिलित किया जा सकता है। और एक तीसरे नंबर पे आता है वह है मध्यपट। तीसरे नंबर पे आता है मध्यपट। मध्यपट के अंदर डायफ्राम को सम्मिलित किया जा सकता है। कंकालयुक्त पेशीनुमा संरचना होती है जो दोनों फेफड़ों के निचले भाग में पाई जाती है। अब हम श्वसन तंत्र के यानी ऊपरी श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य अंग सम्मिलित है उसमें सबसे जो पहला अंग आता है वह है आपके नासा छिद्र या नासा गुहा। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया है, जो सबसे पहला अंग आएगा इसमें है वह है नासा गुहा। नासा गुहा, इसे नथुने भी कहते हैं, नथुने भी कहा जा सकता है। और इसमें नासा छिद्र भी पाए जाते हैं। नासा छिद्र, 2 छिद्र होते हैं जिसे नासा छिद्र कहते हैं।
यह हमारे श्वसन तंत्र का सबसे प्रारंभिक अंग है। नासा गुहा के भीतर एक पतली झिल्ली युक्त, मध्य में पतली झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, जो इसे दो भागों में बांटती है, जिसे नासा छिद्र कहते हैं। नासा छिद्र कहते हैं। नासा छिद्र के अंदर क्या क्या होता है? नासा छिद्र के अंदर होते हैं नासारोम, दूसरे नंबर पे होती है श्लेष्मा झिल्ली, पक्ष्माभ कोशिकाएं, नासारोम, श्लेष्मा झिल्ली, पक्ष्माभ कोशिकाएं जो झाड़ू के समान होती है, नासिका के अंदर आने वाले कचरे को साफ करने का भी कार्य करती है। एक होती घ्राण कोशिकाएं, जो विभिन्न प्रकार के गंध का पता लगाने का कार्य करती है। ठीक है। नासा गुहा, इसे नथुना नासा छिद्र भी कहते हैं। मध्य में एक पतली झिल्ली युक्त पट पाया जाता है। पट का मतलब दीवार, जो कि नाक को दो भागों में बांटते हैं। इसे नासा छिद्र भी कहा जाता है। नासारोम पाए जाते हैं। श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो कि वायुमंडल में स्थित विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस एवं हानिकारक धूल के कणों को, विभिन्न प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कणों को अंदर ही रोक लेती है, नासिका के भीतर ही रोक लेती है। पक्ष्माभ कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो इस कचरे को नाक से बाहर निकालने का कार्य करेगी। घ्राण कोशिकाएं पाई जाती है नासिका के अंदर, जो कि विभिन्न प्रकार के गंध का अनुभव कराती है। इसका कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की गंध का अनुभव, यानी दुर्गंध है या सुगंध है, इसका अनुभव हमें घ्राण कोशिकाओं के माध्यम से होगा। जो हमारा दूसरा द्वितीय श्वसन अंग है, वह हमारा मुख है। किसी कारणवश यदि हम नासिका के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में मुख ही हमारे द्वितीय श्वसन अंग के रूप में कार्य करेगा। मुख के माध्यम से भी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को त्यागने का कार्य हो सकेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? नासा गुहा में और मुख में ऑक्सीजन गैस और ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को त्यागने में, चूंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सिस्टमैटिक अंग पाए जाते हैं, जो केवल शुद्ध एवं स्वच्छ वायु को ही हमारे शरीर के अंदर जाने देंगे, वे अंग मुख के अंदर नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है महत्वपूर्ण अंग होता है, वो है ग्रसनी। ग्रसनी में आपने पहले भी इसके अंदर पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों के अंदर ग्रसनी का भी अध्ययन किया। श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी हम ग्रसनी का अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है नासा ग्रसनी, दूसरा होता है आपके मुख ग्रसनी, और तीसरे नंबर पर आता है कंठ ग्रसनी। तीन भागों में इसे बांट दिया जाता है। ये ग्रसनी के प्रमुख तीन अंग होते हैं। जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे, नासा गुहा से होते हुए आएगी सीधी नासा ग्रसनी के अंदर, नासा से होते हुए मुख ग्रसनी के अंदर, और मुख ग्रसनी से होते हुए वायु अंत में जाएगी कंठ ग्रसनी के अंदर। तो इस प्रकार से नासा ग्रसनी से होते हुए कंठ ग्रसनी के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद में वहां से होते हुए, यानी कंठ ग्रसनी से होते हुए यह ऑक्सीजन गैस युक्त वायु कहां जाएगी? स्वर यंत्र के अंदर। अब हम स्वर यंत्र की थोड़ी सी कार्य प्रणाली का अध्ययन कर लेते हैं। स्वर यंत्र हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्या कार्य करता है? यह
कंठग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। कंठग्रसनी को श्वास नली से जोड़ना इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसका प्रमुख संरचनात्मक अंग। इसके अंदर 9 छोटी छोटी उपास्थियां पाई जाती है जिसे स्वर रज्जु कहते हैं। 9 छोटी छोटी अस्थियां, इन्हें उपास्थियां कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, होती है। ये क्या कहलाती है? स्वर रज्जु। स्वर रज्जु कहलाती है। तीसरी जो चीज होती है, स्वर यंत्र की ऊपरी सतह पर या ऊपर, स्वर यंत्र के ऊपर एक पर्दा पाया जाता है। पर्दा पाया जाता है। इस पर्दे का क्या नाम है? इस पर्दे का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है इसका? एपिग्लोटिस। यह जो पर्दा होता है वह डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि ऑक्सीजन कहां जानी चाहिए। सदैव निश्चित करेगा। क्या निश्चित करेगा? कि ऑक्सीजन गैस कहां जानी चाहिए? श्वास नली में। एवं भोजन कहां जाना चाहिए? ग्रास नली में। यानी कि एपिग्लोटिस नामक जो पर्दा होता है वह इस ऑक्सीजन गैस को ग्रास नली में नहीं जाने देता और जो भोजन है वह श्वास नली में नहीं जा पाता है। इसका निश्चय कौन करेगा? एपिग्लोटिस करेगा। यानी ऑक्सीजन को श्वास नली में ही भेजेगा और भोजन को ग्रास नली में ही भेजेगा। तीसरी जो चीज होती है, स्वर यंत्र के भीतर एक विशेष प्रकार की श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है। इसमें भी श्लेष्मिक झिल्ली है। इसे श्लेष्मिक आवरण भी बोला जा सकता है। इसमें से श्लेष्मा यानी चिकने पदार्थ को स्रावित किया जाता है। जब श्लेष्मा वायु के संपर्क में आता है तो इसके अंदर कंपकपी उत्पन्न होती है। इस पतले पर्दे में कंपन उत्पन्न होता है और इसी कंपन के कारण से एवं उत्पन्न होने वाले घर्षण के कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की ध्वनि की उत्पत्ति का माध्यम कौन है? श्लेष्मिक आवरण। ठीक है, तो ये स्वर यंत्र के विभिन्न अंगों और उसकी संरचना और कार्य प्रणाली का हमने थोड़ा संक्षेप में अध्ययन कर लिया। स्वर यंत्र क्या करेगा? कंठग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करेगा। संरचनात्मक रूप से देखा जाए 9 छोटी छोटी अस्थियां होती है जिन्हें स्वर रज्जु कहा जाता है। स्वर यंत्र के ऊपर एक पर्दा पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस ऑक्सीजन को श्वास नली के अंदर भेजने और भोजन को ग्रास नली के अंदर भेजने में सहायता प्रदान करता है। इसमें एक श्लेष्मिक आवरण भी पाया जाता है। जब वायु के साथ इसका घर्षण होता है तो इसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। आज के लिए इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।